नमस्कार दोस्तों। मैं सोमवीर पंगाड़, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जैसे एएलएम, एसए, एचएसएससी, जेई के विद्यार्थियों को पिछले 10 सालों से हिसार में पढ़ा रहा हूं। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जी के बाई दीवान सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पीछे एचएसएससी जेई का एग्जाम हुआ था, वो 5 नंबर जो थे उसको लेकर कैंसिल कर दिया गया था और उसके फॉर्म दोबारा रीओपन कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन 28 जून को जारी किया था और जिसकी स्टार्टिंग डेट 29 जून है और लास्ट डेट 8 जुलाई है। इसके बीच में आपको दोबारा अप्लाई करना है। इसमें एचएसएससी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल जेई की वैकेंसी है वो आपकी टोटल 517 वैकेंसियां हैं। उसके अंदर जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, जैसे कि उन्होंने कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी दिखाई है, तो उसके लिए मैं आपको एक बार उसके बारे में बताता हूं। जैसा कि देखिए, एचएसएससी ने जारी किया है कि हमारी जो कैटेगरी है, हमारी जो कैटेगरी है 21 से लेकर 32 तक, इसके अंदर हमारी टोटल वैकेंसीज 517 है, जिसके अंदर हमारी सबसे ज्यादा वैकेंसी DHBVN के अंदर है, जो कैटेगरी नंबर हमारी 22 है। इसके अंदर हमारी वैकेंसी टोटल 261 है, 261 वैकेंसियां हैं। और दूसरी हमारी जो कैटेगरी नंबर 28 है उसके अंदर देखना UHBVNL, इसके अंदर हमारी टोटल 197 वैकेंसीज हैं। तो हमारी टोटल वैकेंसीज 517 है, जिसके अंदर सरकार एचएसएससी ने कुछ कंडीशन लगाई हुई है कि स्टूडेंट्स के लिए पास क्या क्या होना जरूरी है। उसके लिए देखिए आप, सबसे पहले हमारी है 21 चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसकी हमारे पास टोटल वैकेंसी 3 है। उसके लिए आप एलिजिबिलिटी देखिए। सबसे पहले देखिए, डिप्लोमा आपका जो 3 ईयर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो 3 ईयर का डिप्लोमा होता है वो होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको इसके लिए आप कंडीशन सुनिए, जैसे 3 ईयर का डिप्लोमा तो हर एक आपको एचएसएससी जेई के अंदर कंपलसरी है, या डिग्री हो या आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो, या आपकी रेगुलर के अंदर बीटेक हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो उसके लिए देखिए, आपको जिसके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तो उसके साथ साथ आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। वर्क जो आपने इलेक्ट्रिकल के अंदर जो वर्क किया हुआ हो, जैसे कि किसी पावर प्लांट के में आपने काम किया हो, तो उसके लिए आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस की और 3 ईयर डिप्लोमा की, ये कंडीशन आपकी 21 कैटेगरी के लिए है, जो आपकी है चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। सेकंड देखिए आप DHBVN जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी जेई की है, कितनी है 261। उसके लिए एचएसएससी ने क्या डिमांड की है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 3 ईयर डिप्लोमा हो, या आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक हो, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, दो होती है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दोनों अलग अलग भी स्ट्रीम होती है। और एक कंबाइन है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनमें से आपका जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है AICTE के द्वारा जो अप्रूव्ड है, उससे आपकी डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। दूसरी बात, सबसे पहले एक कंडीशन और रख दी कि आपके पास डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है। उसके लिए आपके पास जर्नल कैटेगरी वाले जो है, जर्नल कैटेगरी वालों के पास इसके लिए जो है DHBVN के लिए आपके पास 60% मार्क्स आपकी डिग्री या डिप्लोमा में होने जरूरी है। अगर जर्नल कैटेगरी से आप हैं तो उसके अंदर आप देखिए, ये देखिए यहां से
जर्नल कैंडिडेट के लिए मिनिमम कम से कम 60%, कम से कम 60%। और जो एससी कैंडिडेट है उसके लिए देखिए कम से कम 55 यानी 55% उसके नंबर होने जरूरी है। अगर इससे कम किसी के हैं जनरल कैटेगरी वाले के, अगर 59% भी है, 59.9 भी है, तो भी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा जो एससी कैटेगरी वाले के अगर किसी के 54.5 है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। और एससी कैटेगरी वाले का हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, ये सरकार की कंडीशन है। और फुल टाइम बैचलर डिग्री है जो आपकी, वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, या आपका जो है डिप्लोमा 3 ईयर का होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कैटेगरी नंबर 23। 23 के अंदर देखिए आप, आपकी टोटल वैकेंसीज हैं DMER हरियाणा यानी जूनियर इंजीनियर की है इलेक्ट्रिकल की, आपकी टोटल वैकेंसीज इसके अंदर सिर्फ 1। उसके लिए कंडीशन क्या दी है, उसके लिए कंडीशन है 23 के लिए, जैसे देखिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा तो कंपलसरी है जैसे, या डिग्री या डिप्लोमा, उसके साथ साथ आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका क्या है जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना 2 ईयर का। जिसके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है वो कैटेगरी नंबर 23 के लिए क्या है, एलिजिबल है। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 24। कैटेगरी नंबर 24 के अंदर देखिए आप, इसके अंदर हमारी हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्टें हैं, वो टोटल आपकी हैं 2। तो इसके लिए जो टोटल आपकी 2 पोस्टें हैं उसके लिए कंडीशंस देखिए 24 के अंदर, 24 के अंदर सबसे पहले +2 12th पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे काफ़ी वैकेंसीज ऐसी हैं जिसके अंदर आप सीधा डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा, साथ में इसमें +2। दूसरा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसके अंदर आपके कम से कम 60% मार्क्स हों। दूसरा 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या कोई अथोराइज प्राइवेट हो, उसके अंदर से आपका एक्सपीरियंस कितना जरूरी है, 3 ईयर का। तो ये कैटेगरी नंबर 24 के लिए था। इसके बाद आप देखिए कैटेगरी नंबर 26 के अंदर आप जो है पुलिस हाउसिंग कोऑपरेशन, पुलिस हाउसिंग कोऑपरेशन, उसके लिए आपकी जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है वो है 5। टोटल पोस्ट कितनी है, 5। तो और उसके लिए आपकी कंडीशन क्या है, एक तो 3 ईयर डिप्लोमा, दूसरा इसके साथ साथ आपका देखिए जो मेंबरशिप होनी चाहिए वो एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे आपका क्या कह रहा है, अप्रूव्ड बाय द, जो आपकी डिप्लोमा है डिग्री है वो किससे अप्रूव्ड होनी चाहिए, उसके पास या मेंबरशिप होनी चाहिए। तो आपका वैलिड सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा या डिग्री होने इसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 27 के अंदर देखिए आप 27 PWD B&R, जो PWD है B&R, उसके अंदर हमारी टोटल वैकेंसीज है 7। कितनी वैकेंसीज है, 7। तो उसके लिए कंडीशन है आपकी 27 के लिए, ये देखिए 3 ईयर डिप्लोमा और उसके साथ साथ ऑप्शन में या डिप्लोमा या डिग्री हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री वाला भी अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाला भी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसको। उसके बाद है हमारी कैटेगरी नंबर 28 के अंदर देखना आप, जो हमारी दूसरी सबसे ज्यादा वैकेंसी किसके अंदर थी, हमारी DHBVN के अंदर। उसके बाद UHBVNL के अंदर है हमारी, उसके अंदर कितनी पोस्ट है, 197। तो ये हमारी जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है,
उसके लिए आप कंडीशन देख लीजिए। ट्वेंटी 28 नंबर कैटेगरी के लिए 3 ईयर डिप्लोमा जो और डिग्री है आपकी वो किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, लेकिन वो AICTE से अप्रूव्ड हो। दूसरा जो आपके हैं मार्क्स हैं, जर्नल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स कंपलसरी हैं, और SC के लिए आपके वही 55 मार्क्स, कितने 55 मार्क्स कंपलसरी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कम से कम जर्नल के 60% और SC के आपके 55% होने जरूरी है। इसके बाद आपकी कैटेगरी नंबर 29 के अंदर हमारी पोस्टें हैं अर्बन लोकल बॉडीज, यानी उसके अंदर जूनियर इंजीनियर है, तो उसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसीज है वो 8 है, टोटल वैकेंसीज 8 है। इसके लिए कंडीशन है डिप्लोमा होना आपका जरूरी है, कोई परसेंटेज की कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर। और जैसे आपका आगे है 30 नंबर कैटेगरी, 30 के नंबर कैटेगरी के अंदर आपकी टोटल पोस्टें हैं 2, उसके लिए आपका जरूरी है 30 नंबर पोस्ट के लिए उसके अंदर भी आपका जो है वो डिप्लोमा जरूरी है जो। और उसके बाद 31 कैटेगरी के लिए देखना आप, 31 के लिए आप 31 डेवलपमेंट एंड पंचायत जो इसके अंदर जूनियर इंजीनियर होते हैं, तो उसकी आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है 19। तीसरी सबसे ज्यादा वाली वैकेंसी वाली कौन सी आपकी डेवलपमेंट एंड पंचायत, कौन सी है डेवलपमेंट एंड पंचायत, जिसके अंदर आपकी कितनी वैकेंसी है टोटल 19। तो उसके लिए आपकी क्या क्या कंडीशन है देखना। 31 कैटेगरी के लिए, 31 कैटेगरी के लिए मैट्रिक 10+2, या तो आप 10वीं पास हो या आप 10वीं पास हो साथ में +2 हो, और उसके साथ साथ आपके पास दूसरा क्या होना चाहिए डिप्लोमा जरूरी। 10+2 10th सबके पास होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए, और दूसरा ऑप्शन 3 ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी है, इसके अंदर लास्ट कैटेगरी है 32, जिसके अंदर हमारी टोटल वैकेंसीज है, देख लो इसके अंदर टोटल वैकेंसीज है 12। तो ये हमारी हरियाणा पावर जनरेशन किसी थर्मल प्लांट के अंदर कोऑपरेशन लिमिटेड जो पावर जनरेट करते हैं उनके अंदर कितनी वैकेंसीज हैं 12। तो हमारी टोटल जो 12 वैकेंसी हैं उसके लिए कंडीशन देखिए एक बार आप, जो आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना जरूरी है, या आपकी बीटेक हो सकती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। बाकी सेम कंडीशन है जो आपकी DHBVN की थी 60% एंड 55% वाली, 60% किसके लिए जर्नल कैटेगरी के लिए, और 55 SC कैटेगरी के लिए। और इसके अंदर मेन अगली कंडीशन ये है कि कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड बी कंडक्ट, कि उसने जो कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंडक्ट किया हुआ हो। ये हमारी इसके अंदर नेसेसरी कंडीशन ये है जो जरूरी है। तो अब हम देखिए आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी हुई, टोटल वैकेंसीज हुई 517, टोटल वैकेंसीज 517। तो आपकी टोटल वैकेंसीज 517 है। इसका आपका एग्जाम हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब 517 वैकेंसीज का जो एग्जाम है, जैसे अभी लास्ट डेट आपकी 8 जुलाई निकाल दी गई है, उसके बाद आपका एग्जाम आने वाले 50 से 60 दिन के अंदर अंदर, आप ये मानो कि ज्यादा से ज्यादा अगस्त लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा, और उसका रिजल्ट साथ ही साथ रिजल्ट निकाल देंगे। क्योंकि जो आपका लास्ट जो अगस्त तक होना है उसके अंदर हमारे पास टाइमिंग कितना बचा, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग बचा ओनली ऑन 50 से 60, 50 to 60 डेज। 50 to 60 डेज, कितने दिन बचे हमारे पास 50 से 60 दिन, जिसके अंदर हम HSSC JEE की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए
आप देखिए जो आपकी 517 वैकेंसी जो आई हैं, 517 वैकेंसी, उसके लिए एचएसएससी ने आपका सिलेबस निर्धारित कर दिया है। हम उसके लिए अब आपका ये डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, उसके अंदर क्या क्या है। जो आपका सिलेबस है वो जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट कौन कौन से? एक नॉन टेक्निकल, एक कंप्यूटर और एक टेक्निकल। नॉन टेक्निकल के अंदर कितने के परसेंट आएगा, टेक्निकल के अंदर कितना है और कंप्यूटर कितने परसेंट आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है कि अब एचएसएससी ने जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया है उसके साथ साथ पहले आपका जो सिलेबस जो दिया हुआ था, जो पीछे एग्जाम में था सिलेबस वही रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, अब जो आपका मान ले कि हम 100% में से लेते हैं तो 100% के अंदर आप देखिए कि मान लिया 100% मतलब आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे कितने? 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चंस जो आएंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड होके आएंगे, 3 पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट यानी 20% यानी 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आपके कौन कौन से होंगे? 20 क्वेश्चंस जो आपने सीईटी प्री में जो पढ़े थे, तो उसके अंदर जैसे आपने क्या पढ़ा था? मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, हरियाणा जीके, उसके बाद जो आपके साइंस है, तो इससे रिलेटेड अदर्स जो सब्जेक्ट थे नॉन टेक्निकल, उनके बारे में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? टोटल 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 20 क्वेश्चंस। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट यानी कंप्यूटर, देखिए सेकंड पार्ट जो कंप्यूटर है उसके कितने आएंगे? 10% यानी 10% मतलब 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस क्या होंगे? जो कंप्यूटर के बेस रिलेटेड होंगे, जिसके सिर्फ कंप्यूटर के बारे में जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके ये 10 क्वेश्चंस ये। उसके बाद जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम के लिए जो आपको जेई बना सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कौन सा है? टेक्निकल, जिसके बेस पे आप जेई का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, जिससे आप जेई बन सकते हैं। तो वो कितना आएगा आपका? कितना आएगा? 70%, यानी 70% आपका क्या आएगा? टेक्निकल, यानी 70 क्वेश्चंस। तो 70 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि देखो जो 20 क्वेश्चंस आएंगे वो 20 क्वेश्चंस जो अभी सेकंड एग्जाम में जो अब आएंगे एचएसएससी जेई के लिए, सब ने पढ़े हुए होंगे, वो सबको आते हुए होंगे। जो कंप्यूटर वाले हैं वो भी सबके लिए सेम रहेंगे। तो ये भी सेम 70 क्वेश्चन। लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंट होगा? जिन बच्चों ने क्लासेस लगाई है, पढ़ा है, उसको ये 70 क्वेश्चन है ये इजी लगेंगे और उसका सिलेक्शन श्योर होगा। और जो अपने आप ये सोचेगा नहीं जैसे हो जाएगा, वो इस 70 क्वेश्चन में से मार खा जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करनी है? क्लासेस लगानी है रेगुलर। इसके बाद आप देखिए इसके बाद जो एचएसएससी ने आपका जो सिलेबस दिया है वो देखिए आप इसके अंदर कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। उसमें सबसे पहले देखो ये हम इसके बारे में अब डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या आएगा, कितने कितने परसेंट आएगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसके अंदर आपका टोटल क्या आएगा? 20%, 10% और 70% जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम बात करते हैं 70% जो है वो
टेक्निकल है उसके लिए एचएसएससी ने क्या क्या सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को आप देखिए। अगर आप इजी वे में उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। कितने पार्ट में? 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से होंगे। 5 पार्ट्स के अंदर इसको आप डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग करके इसको पढ़ सकते हो। तो इस जो एक दूसरे से रिलेटेड है, पहले कौन सा पढ़ना, बाद में कौन सा पढ़ना, उसके लिए आप सबसे पहले देखिए देखिए जो आपका सबसे पहले है वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स के अंदर सबसे पहले ए में क्या है आपका? फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर आप देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका? इंट्रोडक्शन आएगा, एप्लीकेशन, एडवांटेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बिल्कुल बेसिक होगा आपका। दूसरा आपका जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका इंजीनियरिंग मटेरियल है वो भी आपके बेसिक्स में ही आता है, जो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इंजीनियरिंग मटेरियल। कौन से? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के। उसके बाद जो इससे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल के हमने बेसिक पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हम बेसिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल का मेन काम हमारा पावर जनरेट करना, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस होते हैं उसको हैंडल करना, यानी बढ़ा के या घटा के उसको आगे एडजस्ट करना। जैसे ट्रांजिस्टर है, ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर है, फीडबैक एम्पलीफायर है। तो इस तरह से आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा इसका 4th पार्ट है इसका एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो काम करने से पहले हम उसका एस्टिमेट बनाते हैं कि इसमें क्या क्या लगेगा, कितना लगेगा। उस एस्टिमेट से हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं कि क्या क्या इसकी कॉस्ट आएंगी। तो हम एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो हम पार्ट, इलेक्ट्रिकल के जो पार्ट यूज करते हैं उसकी निकालेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोई फिटिंग वगैरह करते हैं तो उसकी वायरिंग की हमारे पास कितनी वायर लगेगी और क्या प्राइस में वो मिलेगी, कितने रुपए मीटर मिलेगी हमें उसके लिए। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो आपका 6 से 7 दिन में हो जाएगा। 6 से 7 दिन के अंदर हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन देखिए आप, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको किस किस चीज के बारे में पढ़ना होगा? सेकंड पार्ट के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, जैसे ट्रांसफार्मर, मोटर। आपको ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ोगे तो कौन सा पढ़ोगे आप? सिंगल फेज, 3 फेज ट्रांसफार्मर। ऐसे ही मोटर के अंदर सिंगल फेज, 3 फेज मोटर्स, डीसी मोटर्स, इनके बारे में आप पढ़ोगे। तो जैसे ये आपकी क्या आ गई? मशीन। और इस मशीन के साथ साथ आपका एक पार्ट और है, वो मशीन के अंदर ही साथ में ज्वाइंट होता है, वो कौन सा आपका? नॉन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी जो आपकी बेसिक के साथ आप इस एनर्जी के बारे में भी पढ़ोगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, जो मशीन आपने पढ़ी है मशीन के अंदर ही होगा आपका मशीन के साथ साथ आप अगला पार्ट पढ़ेंगे इसका
इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जो आपने मशीनों के अंदर जो यूज किया है, मशीनों के अंदर यूज किया है, उसके अंदर देखिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, जो आपने इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं या जो मशीन लगाए हैं, उसके अंदर कितनी उसने इनपुट ली है, कितनी आउटपुट दी है, या कितना उसके अंदर करंट गया है, और कितना उसने हमारे पास आउटपुट दिया है, कितना वर्क किया है, वो हम इससे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट होंगे उनकी हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। उसके अंदर आपको देखना इसके कौन कौन से पार्ट आएंगे, जैसे आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे करंट मापने के लिए आप किसका यूज करते हो, एमीटर, और वोल्ट मापने के लिए वोल्ट मीटर का, ठीक है, एमीटर, वोल्ट मीटर। इस तरह हम एनर्जी मीटर, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारी जो है एनर्जी को हम उसके अंदर या वोल्टेज को या करंट को हम माप सकते हैं, जिसके बाद जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं। आगे है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने मेजर कर लिया, उसको हम फिर साथ की साथ क्या करना है, यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज के अंदर हम किस किस को करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रिक हीटिंग, किसको करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटिंग। दूसरा, जैसे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के अंदर कितना टेम्परेचर हो जाता है, कितना उसको करंट चाहिए, या इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस, जिसके अंदर हम जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम दूसरा मिलाते हैं, तो कोई रोड डालते हैं तो वो कितना प्रोसेस करता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर, या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, जैसे हमारा पहले बाइनरी कोड्स होते थे, बाइनरी कोड्स के अंदर 0 1 ये वर्ड ही यूज होते थे, कहीं 1 1 आ गया, 0 0 0 1 1, ऐसे ऐसे जो वर्डिंग होती थी। लेकिन हम इसको क्या था, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो इन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इंस्ट्रूमेंट बनाए, उसके अंदर जैसे हम देखते हैं वोल्टेज है हमारे पास, जैसे आती है 220 वोल्टेज आती है, तो हमारे पास जो इसका इंस्ट्रूमेंट है वो हमें सीधा डिजिटल दिखाता है, लेकिन वो पहले बाइनरी कोडिंग से उसको क्या करता है, रीड करता है, फिर उसको डिजिटल पे दिखाता है। इस तरह वो नंबर सिस्टम है, गेट्स है, बुलियन अलजेब्रा है, फ्लिप फ्लॉप्स है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरीज है। तो इसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है, हमने मशीन के बारे में पढ़ लिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी डिजिटल जो हमारा, जिससे हम काउंटिंग करते, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग के बारे में पढ़ लिया हमने, बेसिक इंजीनियरिंग। तो हमने जो मशीन तो हमने पढ़ ली, लेकिन मशीन चलाने के लिए हमने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, उसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। उसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे पावर जनरेशन, पावर जनरेट कैसे होती है। आप थर्मल प्लांट के थ्रू कर सकते हैं, हाइड्रो प्लांट होता है, या सोलर पैनल होते, पावर जनरेट आपकी किसी भी माध्यम से आप इनसे कर सकते हैं। तो आप जिससे आप ये करते हैं उसके अंदर पावर आपने जनरेट कर ली, जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करेंगे, क्योंकि जो हाँ हमने पावर जनरेट की है वो हमारा एक बहुत बड़ा स्टेशन है, वहां से हम उसको दूसरी जगह क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, यानी उसका ट्रांसमिशन करेंगे। उसके लिए हम बाई जो पोल होते हैं हमारे, जैसे एच पोल, तो इनके लिए हम ऊपर से जो केबल्स लेके आते हैं, एक तो वो हो गया ट्रांसमिशन, ठीक है, ये ऊपर से केबल्स आती हैं जो हमारी, ये हो गया ट्रांसमिशन। उसके बाद हम इसको एक पावर हाउस बोलते हैं, जिसको पावर हाउस पे आ गई लाइट, पावर हाउस पे आने के बाद हम इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको हम आप क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और उसको हम अकॉर्डिंग टू नीड और लोड,
उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हम उसको आगे ट्रांसफर करेंगे और जरूरत के हिसाब से आगे जिसको जितना लोड होगा और जिसकी जरूरत जितनी जरूरत होगी वो यूज कर लेगा। बाकी अब ऐसे हमारी चलती रहेगी। दूसरा, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, पावर जनरेशन होगी आपकी, और जैसे हम इसको यहां से यहां दूसरे पोल पे लेके जाते हैं तो इसके अंदर कुछ लॉसेज भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ लाइट जनरेट की वो 100 की 100 सीधा यहाँ आ जाएगी। उसके लिए हमें बीच में कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कुछ लॉसेज होते हैं, जैसे पावर फैक्टर भी होता है इसके अंदर, ठीक है, तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके फॉल्ट्स, जैसे यहां से आ जाने के अंदर कहीं से आपका तार ब्रेक हो गया, तो तार ब्रेक हो गया तो आपकी वायर ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, वो फॉल्ट आ गया, तो उसके अंदर स्विच गियर, प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी हमें यहां से यहां जैसे पोल है, हम लोहे के डायरेक्ट नहीं ज्वाइंट करते, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके बीच में इंसुलेटर वगैरह लगाते हैं, तब आगे जाके ट्रांसमिशन करते हैं। तो इस तरह से हम उसका प्रोटेक्ट भी करेंगे। आवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एंड वेरिएशन टाइप ऑफ टैरिफ्स, जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका, इसको हम सबसे लास्ट में, उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस। जो सोलर पैनल है पहले आपकी इंजीनियरिंग के बुक में नहीं मिलेगा, जो इंजीनियरिंग की बुक है इसके लिए आपको अलग से बुक लेनी पड़ेगी, इसको लिए आपको अलग से बुक लेनी पड़ेगी सोलर पैनल के लिए। तो आप क्या है, सोलर पैनल के अंदर जो हम घरों में छत पे लगाते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो वो सोलर जो पैनल होते हैं वो सनलाइट लेते हैं, सनलाइट से क्या करते हैं, वो लाइट जनरेट करते हैं, लाइट जनरेट करने के बाद हम उसको घर पे इन्वर्टर या कन्वर्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको यूज करके घर में यूज करते हैं। और उसको यूज करने के बाद जो हमारी बस्ती है, जैसे ऑनलाइन ग्रिड होते हैं उनके ऊपर हम उसको ज्वाइंट कर देते हैं, तो हमारी एक्स्ट्रा जो बची हुई लाइट है वो वापस लाइन में चली जाती है। तो इस तरह से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे, बेसिक्स के अंदर देखना आप सबसे पहले पढ़ोगे कि आपको जो है सोलर पैनल्स हैं उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, उसके लिए हम उस टूल्स की यानी स्टैंड्स की छत पे लगा रहे हैं तो किस टाइप का स्टैंड लगेगा, क्या क्या मटेरियल चाहिए, कितना कंक्रीट चाहिए, क्या चाहिएगा उसको फिक्स करने के लिए, और रॉ मटेरियल्स एंड टूल्स होते हैं उसके, ठीक है। तो उसके बाद हम इनके बारे में कैसे इंस्टॉल करेंगे उसको, और वो वर्क कैसे करता है, और हमें उसके सेफ्टी वगैरह देखनी है, कैसी कैसी जगह उसको रखना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जो हमने बिजली जो बना ली उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके आगे जो लाइटिंग सिस्टम है उसको हम कैसे यूज करते हैं, या आपकी एनर्जी ऑडिट, इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स, एनर्जी एफिशिएंसी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद है हमारा, जो हमने जो लाइट जनरेट की है उसको हम कंट्रोल भी करेंगे, जैसे यूज करेंगे तो कहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जैसे 12 वोल्ट का है हम उसको डायरेक्ट 220 वोल्ट दे दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम जैसे हम एक आप मोबाइल का चार्जर मान लो, उसके अंदर वो कितनी आउटपुट देता, लेता तो 220 है, लेकिन उसके अंदर रजिस्टर वगैरह लगा के उसकी लाइट को कम कर दिया जाता है, जिसके थ्रू आपकी क्या हो आउटपुट 12 वोल्ट 3 एम्पियर या इतनी आपका आउटपुट देता है। तो उसके साथ साथ इस तरह से हम उसका कंट्रोल और ड्राइव, कंट्रोल ऑफ ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर्स, चॉपर्स, इन्वर्टर्स, थायरेस्टर और थायरेस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका, जो आपने इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो आपने इसको क्या पढ़ना है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेन, उनको क्या करेंगे, आपको कौन कौन सी उनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे हम मोटर है, ट्रांसफार्मर है, उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें साथ की साथ किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे
हमें हैंडलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है, जो इंस्टॉल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है, अंडरग्राउंड केबल्स जो होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट जो एक नया अलग टॉपिक है जो आपकी डिप्लोमा बुक में नहीं है, उसको हम जो पीएलसी बोलते हैं उसके बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ये रहा पीएलसी, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी पीएलसी। हम इसके बारे में, इसकी वर्किंग और इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में, इसके लैडर डायग्राम के बारे में हमने कौन सा पढ़ा पहले, 8086 8088 माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े हमने तो। लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारा टोटल्स, इसका हम माइक्रो कंट्रोलर्स की सीरीज है जो M51 ओवरव्यू, उसका थोड़ा बहुत बेसिक्स, तो जैसे हम इसके बारे में सबसे लास्ट में करेंगे। इस तरह करके आपका टोटल कितना है, आपके टाइम टोटल मिलेगा 50 to 60 डेज। कितना टाइम मिलेगा, 50 to 60 डेज। लेकिन हमें सिलेबस कितने दिन में करना होगा, ओनली 40 डेज। 40 डेज, 40 डेज के अंदर हम आपको टोटल सिलेबस करवा देंगे। और आपको ये टोटल सिलेबस करना होगा, जिसके बाद आप, ताकि आपके पास लास्ट में जो 10 से 15 दिन रिवीजन के लिए बच जाए, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सके। तो ये था हमारा जो HSSC ने सिलेबस इलेक्ट्रिकल जेई के लिए अपलोड किया हुआ है। तो HSSC जेई ने अप्लाई किया हुआ है, इसके रिगार्डिंग आप जो भी स्टूडेंट है, हमने इसके लिए क्लासेस स्टार्ट की हैं, 1 जुलाई से स्टार्ट है। जो दीवान एकेडमी ऋषि नगर हिसार बस स्टैंड के पास है, उसके अंदर हमने HSSC जेई इलेक्ट्रीशियन यानी इलेक्ट्रिकल का HSSC जेई का, और HSSC ALM SA और जेई के लिए जो हमने बैच स्टार्ट किया, वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हमारे पास अवेलेबल होंगे। जिस भी स्टूडेंट को जिस तरह का चाहिए, ऑफलाइन चाहिए ऑनलाइन चाहिए, दोनों आपको अवेलेबल होंगे। ये एकमात्र हरियाणा के अंदर एकमात्र कहाँ करवाया जाता है, दीवान एकेडमी पे। इसके लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल से दीवान स्टडी ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं, इस कोर्स को ले सकते हैं आप। जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, हम इसके रिगार्डिंग बैच के रिगार्डिंग हम डेली कुछ क्लासेस हैं जो 1 आवर की क्लासेस हैं, वो प्रैक्टिस क्लासेस चलाएंगे, जिसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल बेस होगा। क्या होगा, न्यूमेरिकल बेस होगा। तो उसके लिए आप डेली हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं डिवाइन स्टडी ऐप के थ्रू। थैंक यू दोस्तों। अब आप इसमें आगे ज्वाइन करें और क्लासेस देखें। थैंक्स।